राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित गीतकार, कवि, स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर जी, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। और मैं आमंत्रित करती हूँ इस सत्र के लिए राज्य संपादक दैनिक जागरण आशुतोष शुक्ल सर को, और साथ ही मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि वे अंगवस्त्र देकर हमारे मेहमान मनोज मुंतशिर सर का जोरदार स्वागत करें। बहुत 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 आभार। ये जो आपने कुर्सियां भरी हुई हैं इस कोने से लेकर उस कोने तक, आशुतोष जी, ये भरी हुई कुर्सियां देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। ये खुशी, अगर इस खुशी को मैं इक्वेट करना चाहूं तो मैं आपसे बताऊं कि मुझे वही खुशी होती है भरी हुई कुर्सियां देख के जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देखकर एक फौजी को, एक जवान को होती है। वही खुशी जो फसलों से भरा हुआ अपना खेत देखकर एक किसान को होती है। साथियों, मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने अभिनंदन में तालियां बजा लें। तो बहरहाल शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मुंतशिर जी से है। आप शुक्ला कब से लिखने लगे? इतनी देर मेरे साथ बैठे थे पीछे आशुतोष जी, इन्होंने ये वाला अपना रूप जाहिर ही नहीं होने दिया कि जब हम लोगों के बीच में होंगे तो बेटा लोगों की बात करेंगे। नहीं, मैं शुक्ला शुरू से था। इसमें कुछ ये जो एक बात है ना कि मैंने कोई मौका परस्ती के नाते कभी मुंतशिर लगा लिया, कभी शुक्ला लगा लिया। मेरे पासपोर्ट पे 2005 में यहीं लखनऊ से मेरा पहला पासपोर्ट बना था। 2005 के पासपोर्ट पे मेरा नाम क्या है? मनोज मुंतशिर शुक्ला। यही नाम है जो आज तक आपको फिल्मों में दिखता है, हर जगह दिखता है। शुक्ला हट गया था कुछ दिनों के लिए, उसका एक रीजन है। जब आप नाम आपका सीडीज पे, तब तो सीडी का जमाना था जब मैं गया था, तो मुझे बहुत बार कहा जाता था कि इतना बड़ा नाम लिखना सीडी पे प्रॉब्लम होती है। फिर जब ट्विटर आया तो ये भी आ गई बात कि भाई इतना बड़ा हैशटैग लगाना मनोज मुंतशिर शुक्ला इज अ प्रॉब्लम, तो छोटा नाम रख लो ना। तो मैंने कहा ठीक है, मनोज मुंतशिर बोल दिया करो, क्या फर्क पड़ता है। इससे ज्यादा कोई वजह थी नहीं। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि माँ सरस्वती की कृपा रही और मैं ये बोलने लायक हो गया कि अब तो मेरा पूरा नाम जाएगा, तो मैंने नाम पूरा लगाना शुरू कर दिया। इतनी सी कहानी है बस। तो शुक्ला के पहले जब मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर कब हुए आप, और मुंतशिर क्यों लगाया? मुंतशिर इसलिए लगाया क्योंकि मैं अवध में पैदा हुआ था। ये जो अवध की मिट्टी है ना, ये बड़ी जरखेज मिट्टी है, बड़ी उपजाऊ मिट्टी है, ये शायरों की, कवियों की मिट्टी है। तो जब मैंने कविता करना शुरू किया तो मैंने देखा कि जो मुझ पे इमीडिएट इन्फ्लुएंस है वो साहिर का है, वो मजरू सुल्तानपुरी, मैं तो सुल्तानपुर में पूरा बचपन गुजरा मेरा, तो इन सब का इन्फ्लुएंस था मेरे ऊपर शुरू में बहुत ज़्यादा। और जो पेन नेम की परंपरा थी कि साहिर का नाम तो अब्दुल है ही था, लेकिन साहिर लगा लिया, तो मुझे भी लगा कि एक ऐसा नाम होना चाहिए जो आपके नाम को थोड़ा वजन दे। मनोज के साथ सुल्तानपुरी थे ही, सुल्तानपुरी थे ही, और एक चीज़ और भी थी, वो आदत शुरू से थी मेरी कि जो किसी और का है वो मेरा नहीं होगा। तो बहुत साहिर थे, बहुत सागर थे, बहुत कैफ थे, इस तरह के बड़े टाइटल थे। एक दिन 97 की बात है, मैं 21 साल का था और गौरीगंज जो मेरा छोटा सा कस्बा है, वहाँ मैं घूम रहा था ऐसे ही रात के 7:30 बजे के वक्त। दिसंबर का महीना था जो अब चल रहा है। तो वहाँ मैंने एक चाय की भट्टी पे चाय पीने के लिए मैं रुका। बबलू नाम था जिसने मुझे चाय पिलाई। मैंने कहा यार बबलू चाय पिलाओ। बबलू चाय बना रहा था, एक रेडियो खूंटी से टंगा हुआ था, आकाशवाणी लखनऊ उस पर एक मुशायरा प्रसारित कर रहा था। उस मुशायरे में एक बहुत बड़े शायर ने एक शेर पढ़ा कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है। मुंतशिर अगर हम टूटे हुए हैं तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है। मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है। आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। तो आशुतोष जी, जब ये देखा मैंने मुंतशिर, ये लफ्ज, इसको एलिट्रेशन के साथ आप देखें, मैंने उसी वक्त चाय खत्म करते करते मैंने सोचा कि अगर मनोज के साथ मुंतशिर लगा लिया जाए तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो जो फोनेटिक वैल्यू थी उसकी, उतना सा रीजन था मुंतशिर का। मेरे पिताजी की तरह आप ये ना समझ लें कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। पिताजी को लगा था। अच्छा, एक चीज़ हम अभी आगे और आते हैं।
अभी चूंकि आपने शाहिर की बात की, अभी शेर व शायरी की, हम थोड़ा उस पीढ़ी के हैं, या ये समझें कि हमारे लिए नीरज जो है, हाँ वाह, और हम सुनते हैं कि जो वो लिखा उन्होंने, मैं पीड़ा का राजकुमार हूँ, तुम शहजादी रूपनगर की, मिलना अपना सरल, बहुत सारे ऐसे क्या कहें उनके बारे में। ये जो आज की है जो फिल्में, आप कवि हैं और ऐसे दुर्लभ कवि हैं जिसने कविता भी की, फिल्मों में भी गया और साहित्य में भी, और उसमें, लेकिन अब गाने याद नहीं होते। कल यहाँ चर्चा हो रही थी, यतीन्द्र जी थे और नौशाद के म्यूज़िक पर, कि 60 80 82 साल की यात्रा करी और सारे गाने याद हैं, ज़ुबान पे चढ़े हैं, लेकिन अब नहीं। हम कह सकते हैं कि ये दौर है, ऐसा ही रहेगा। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि शब्द अब गायब हो गए हैं? ये शिकायत पूरी तरह गलत तो नहीं है। शायद मुझसे ये उम्मीद की जाए, मुझसे ये अपेक्षा रखी जाए कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ तो मैं उनको शील्ड करूँ, मैं प्रोटेक्ट करूँ, पर ये शिकायत सही है। और ख़ास तौर से जो यहाँ के सुनने वाले हैं, जिस मिट्टी में मैं बैठा हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश का ये इलाका, या जहाँ खाँटी भाषा बोली जाती है, उनको हर बार नाउमीदी होती है, निराशा होती है उनको कि अब ये कैसे गीत हैं। लेकिन अब आप देखें कि जब आपका एक लड़का मनोज, मुंतशिर छोड़ दीजिए अभी, जब आपका एक लड़का यहीं चारबाग स्टेशन से 7:20 की पुष्पक पकड़ के 19 जनवरी 1999 को मुंबई जाता है, तो वहाँ संघर्ष क्या था? ये जो आप बात कह रहे हैं बहुत सही बात है। ये मैं लिखता रहा, बड़ी बड़ी बातें करता रहा। मैं तो क्या सुन के गया था, मैं आनंद बख्शी को सुन के गया था, मैं कैफी आज़मी को सुन के गया था। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहाँ से भला ऐसी निगाहें। एक शिकारे वाला कश्मीर का जब जब फूल खिले, जब वो मुंबई आता है और मुंबई में अपनी माशूका को कई पुरुषों के साथ बॉलरूम डांस करते हुए देखता है, उसको कल्चरल शॉक लगता है। वो कहता है ऐसा कैसे, ये कैसे हो सकता है? और गीत क्या था? यहां मैं अजनबी हूं, मैं जो हूं बस वही हूं। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहां से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहां मंजूर होगा। भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं मैं हूं हिंदुस्तानी। मैं सुन के गया था कैफी आज़मी को, दोस्ती जुर्म, वफा जुर्म, मोहब्बत है गुनाह, ये वो दुनिया है जहां प्यार नहीं हो सकता। दोस्ती जुर्म, वफा जुर्म, मोहब्बत है गुनाह, ये वो दुनिया है जहां प्यार नहीं हो सकता। कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। ये फिल्मों के गीत थे, ये मेरी स्कूलिंग थी, ये मेरी नसों में दौड़ते थे, मुझे ऐसा लिखना था। और जब मैं पहुंचता हूं तो एक दिन मुझे एक प्रोड्यूसर साहब मिले, कह रहे यार तुम जो लिखते हो ना शायरी वायरी, ये सब लखनऊ में छोड़ के आओ, ये यहां नहीं चलता। मैंने कहा अच्छा सर, तो क्या गाने में मैथमेटिक्स लिखेंगे? तो मुझे तो लगता है गाने में कविता शायरी होनी चाहिए। नहीं तुम एक काम करो, तुम घर जाओ अभी, सुबह उठना सो के अखबार देखना, अखबार में जो टॉप 10 गानों की लिस्ट आती है उसमें जो पहले नंबर पे गाना हो वैसा कुछ लिख के लाओ, फड़कता हुआ। मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने रास्ता बताया कम से कम कि कैसे अच्छा गाना लिखना है, कैसे फिल्मों में क्रैक करना है। मैं बेसब्री से, मेरी रात कटी, सुबह हुई, मैं गया, मैंने अखबार उठाया, पहले नंबर पे जो गाना था उसके बोल थे, मैं लड़की पों पों पों। हेरा फेरी, अक्षय सर की फिल्म, मैं लड़की पों पों पों, तू लड़का पों पों पों, हम दोनों मिल गए, अब होगा क्या? पों पों पों। आत्मा हिल गई मेरी, सबकी हिल गई। माने न माने टिंकू जिया, जवानी का मंजन घिसे है पिया। समझ रहे? ये सब चल रहा था उन दिनों। तो मुझे लगा कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, अगर हम नाकाम लौट गए तो कोई बात नहीं। और शायद इसीलिए 15 साल लग गए, ये 99 की बात बता रहा हूं मैं आपको, 15 साल लग गए एक ऐसा गीत आने में जिसको सुन के लोगों को लगा हाँ यार ये लड़का लखनऊ से आया है, कुछ लखनऊ टाइप लिखा है, यहीं डूबे दिन मेरे
यहीं होते हैं सवेरे, यहीं मरना और जीना, यहीं मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। 15 साल की प्रतीक्षा के बाद जब मेरे हाथों में मां शारदा ने कलम दी तो मैंने कभी एक मिनट के लिए भी मैंने कविता ही नहीं छोड़ी। कहीं किसी भी गली से जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, रुस्तम तेरे संग यारा। कहीं किसी भी गली से जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूं सूना सा एक आसमां महताब तू। तो जिस विश्वास के साथ मुझे मेरी माटी ने भेजा था ना, मैंने वो विश्वास नहीं टूटने दिया, और इतनी ही मेरी कामयाबी है। यहाँ नए लिखने वाले बैठे हैं, बहुत सारे मेरे पुराने साथी हैं। आप मुझसे पूछेंगे तुमने क्या किया भाई 25 साल, तो 25 साल में सिर्फ इतना ही किया कि कुछ गलत नहीं लिखा। वो जिसे लिख के शर्म आ जाए ऐसा नगमा कोई लिख जाऊं क्या, वो जिसे लिख के शर्म आ जाए ऐसा नगमा कोई लिख जाऊं क्या, शोहरतें भी हैं जरूरी लेकिन शोहरतों के लिए बिक जाऊं क्या। एक कवि, एक शायर जो भगवान राम पर जो ये कहता है कि वो भगवान राम पर जब कुछ लिखता है और फिल्मों के लिए लिखता है तो 1100 रुपए का उसे जो कॉन्ट्रैक्ट करता है पैसे नहीं लेता। एक चूंकि व्यवस्था होती है कि हमको काम करना है, 1100 रुपये वो लेता है और वास्तव में वो 1100 रुपये भी उस तक नहीं आते। कॉन्ट्रैक्ट की एक शर्त होती है, लेकिन इसके आगे। आशुतोष जी, ये खबर मैंने कभी किसी को बताई नहीं है बात, ये आपको आ गई ये बात मैंने आज तक मेरी जबान पे ना आई है, न मेरे हजारों इंटरव्यूज में कभी आपको मिलेगी। क्योंकि होता क्या है कि समय के साथ आप बहुत महंगे हो जाते हैं, और वो भी एक ज़रूरत है, बाजार की ज़रूरत है। तो जब आप इतने महंगे हो जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप लिखना चाहते हैं उसको लिखवाने वाले आपको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो तकरीबन 2 साल पहले एक ऐसा ही वाकया गुजरा, और मैंने एक दिन अपने हाथ में कलम ली और मैंने ये ऐलान कर दिया कि जब मैं श्री राम पे लिखूंगा, जब मैं माँ भगवती पे लिखूंगा, जब मैं श्री कृष्ण पे लिखूंगा तो मेरी फीस होगी 1100 रुपये। और मैं सौगंध खा के कहता हूं कि 1100 रुपये के अलावा मैंने राम पे लिखे हुए किसी गीत से एक पैसा नहीं लिया है। मैं जब ये वचन लेता हूं तो श्री राम मेरी मदद भी करते हैं। मुझे इतनी खुशी हुई इस बार जब आप दिवाली मना रहे थे। आपकी नाराजगी अपनी जगह, उस पर बात होगी आदि पुरुष पे, लेकिन आपने उस नाराजगी के बावजूद दिवाली मेरे गानों पे मनाई है। आपकी दिवाली किस पे मनी है? मेरे घर राम आए हैं। आपकी दिवाली मनी राम आएंगे, मेरा गीत। आपकी दिवाली मनी जय श्री राम, मेरी लेखनी से निकला हुआ। आपकी दिवाली मनी जन्म जन्म की खोज बताएं, राम से चल के राम पे आए। बहुत अच्छा। अभी हमारे बीच में बड़े प्रसिद्ध कलाकार शेखर सेन जी आ गए हैं। नमस्कार शेखर जी, स्वागत है आपका। शेखर जी, मैंने बहुत सबसे पूछा कि आप कब आने वाले हैं, और मुझे भाई साहब ने बताया। मैंने अपने लिए एक कुर्सी वहाँ खाली रखी है, मैं आपको सुन के जाने वाला हूँ यहाँ से जी। प्रणाम। हाँ, मेरे बाद का सेशन ज़्यादा मज़ेदार है। शेखर जी हैं, उसमें मेरी दीदी मालिनी अवस्थी जी हैं और यतीन्द्र मिश्र जी। तो बहुत मज़ा आएगा आपको। मुझे बस आप थोड़ी देर बर्दाश्त करें। और तो वो जो बात हो रही थी, आपने इतना सब किया और आप बहुत भावुक होते हैं उसको लेके सब आपने, और राम पर आपने लिखते समय आप फिर आपने राम को इतने क्रोध में क्यों दिखा दिया आदि पुरुष में? क्योंकि वो जो चरित्र चित्रण वहाँ पर है, देखिए मानस में या कहीं पर भी राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए हैं क्योंकि वो क्रोध नहीं करते हैं, और ये तो फैंटम था। अच्छा, राम तो केवल एक जगह है जहाँ वो धनुष उठाते हैं और समुद्र को, और वो जो कहते हैं उसके बाद जो तुलसीदास ने कहा, लोगों ने उसके स्वामी प्रसाद मौर्य एंड कंपनी ने बड़े उसके अर्थ निकाले। और ये मौर्य जी का जो आपने नाम लिया ना, नहीं हम आगे आते हैं, क्योंकि मैंने उसके आगे भी कहा, मैंने कहा मौर्य जी एंड कंपनी, तो कंपनी में ज़्यादा है। मेरा ये है कि जो व्यक्ति इतना भावनात्मक रूप से जुड़ा है, ये सब लोग ही जानना चाहते हैं इस बात को, क्योंकि ये बात
शायद उस पिक्चर के आने जाने गायब हो जाने के बाद ये पहली बार हो रही है कि कैसे राम जो हैं वो बिल्कुल एक फिल्मी हीरो की तरह बनकर आते हैं और वो पूरा एक मीडिया में एक बवाल चलता है, सब जगह आता है, सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो राम का वह चित्रण करने का, अगर मैं ऐसे कहूँ मनोभाव को देखते हुए, कि वो साहस कहाँ से आता है? जी, अच्छा प्रश्न है और बहुत खुश हूं मैं कि आज पहली बार मुझसे ये प्रश्न उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम के राज्य में भगवान श्री राम की धरती पे पूछा जा रहा है। आपके प्रश्न का अगर मैं तकनीकी तौर पे उत्तर दूं, और तकनीकी तौर पे इसलिए क्योंकि मैं जागरण के मंच पे हूं, संवादी में बोल रहा हूं, यहां जो लोग बैठे हुए हैं पढ़े लिखे हैं, आप समझ जाएंगे और ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। पहली बात, मैं आदिपुरुष के बारे में एक भी शब्द बोलने से पहले क्षमा मांगना चाहता हूं। मैंने जो किया, जितना किया, सब गलत था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। माफी मांगने से आदमी हमेशा बड़ा होता है। जय जय श्री राम। आपका प्रश्न, आपका सवाल यह था कि आपने राम को इतना क्रोध में, इतना आवेश में क्यों दिखाया? राम तो शांति की प्रतिमूर्ति थी। मैंने एक शब्द है वो उसको कह लूं, चूंकि हम अवध में हैं, यहाँ राम का सोहर है, यहाँ राम जन्मे हैं, वो दिखाने का साहस कहाँ से आया? मैं साहस बता आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आवश्यक है। हाँ, उसी पे आ रहा हूं। जब फिल्म लिखी जाती है तो उसके 3-4 पहलू होते हैं: कथा, पटकथा, संवाद, निर्देशन। ठीक है, ये सब समझ गए? अब इसका ऑर्डर क्या होता है? इसका ऑर्डर ये होता है कि पहले कथा लिखी जाती है, जो महर्षि वाल्मीकि ने, बाबा तुलसीदास ने लिख दी हमारे लिए। कथा वही है, और 300 अलग तरह की रामायणें हमारे पास हैं। फिर बात आती है पटकथा की। पटकथा में चरित्र चित्रण किया जाता है कि अगर आशुतोष जी हैं तो मजाकिया होंगे या गुस्से वाले होंगे, क्या कैरेक्टर होगा आशुतोष का, ये लिखा जाता है स्क्रीन प्ले में। इसके बाद संवाद लेखक आता है जो स्क्रीन प्ले पढ़ता है कि अच्छा आशुतोष जी तो बहुत मजाकिया हैं, तो उनके लिए ऐसा लिखना पड़ेगा। मेरे हाथ उस वक्त बंध चुके हैं जब आपने मुझे चरित्र दे दिया, पात्र दे दिया, ये ऐसा ही है। आदि पुरुष की पटकथा मैंने नहीं लिखी थी, मैंने संवाद लिखे थे सिर्फ। और एक संवाद लेखक के हाथ बहुत बहुत ज्यादा बंधे हुए होते हैं। जो फिल्मों में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि आपके सामने जो स्क्रीन प्ले होता है और जो आपको कन्विंस किया जाता है, ऐसा नहीं है कि वो फिल्म बनाने के पीछे कोई भावना या उद्देश्य गलत था। पहली बात तो ये समझ लेते हैं, क्योंकि जो ड्यू है ना वो दे देते हैं, ये भी खत्म करते हैं वंस एंड फॉर ऑल। कोई अपने 600 करोड़ रुपए डाल के एक खराब फिल्म जिससे कि लोग नाराज हों, नितिन भैया आए हैं, नमस्ते, ऐसी फिल्म कोई क्यों बनाना चाहेगा? फायदा क्या होगा उसका? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कोई फायदा हो सकता है? समझ का अभाव होता है, बनाते हैं लोग बहुत बार गलत। हाँ, समझ का अभाव है, मैं यही कह रहा हूं कि समझ का अभाव हो सकता है। जिस तरह से अप्रोच किया कहानी को, उसको समझने में गलती हो सकती है। कोई अपना नुकसान अपने आप नहीं करना चाहता। तो आदि पुरुष के पीछे भावना हमारे प्रोड्यूसर की, हमारे डायरेक्टर की, इतना डिफेंस उनका मैं करूंगा कि किसी गलत भावना से वो फिल्म ना बनाई गई थी, ना वो फ्लोर पे गई थी, ना लिखी गई थी। लेकिन जिस तरह से अप्रोच किया हमने, वो एकदम गलत था, वो सिरे से गलत था। वैसा कभी भगवान श्री राम को, राम कथा को अप्रोच करना ही नहीं था। तो ये हिम्मत जो है वो बेवकूफी से आई है। बस ठीक है, बस, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है जैसा आपने कहा भी, और ये बात इस जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो बात बाहर तक जाएगी, मनोज जी ने जब एक बार ये बात कह दी, पर एक बात मैं जानना चाहता हूँ। आपने भी कहा किताब है, सब कुछ है, और वो किताब हटा देनी चाहिए, फेंक देनी चाहिए, ठीक। आप आगे आए, किताब का लेखक यानी निर्देशक यानी ओम राउत कहाँ रह गए? आदि पुरुष का जितना झगड़ा झंझट हुआ उसमें आप ही डिफेंड करते दिखाई दिए। डायरेक्टर, जो कि फिल्म इज डायरेक्टर्स मीडियम, तो निर्देशक का काम होता है। आप कैसे आगे आए फ्रंट पर और वो पीछे कह रहे कहाँ रह गए? आशुतोष जी, ये बात आपको हमारे डायरेक्टर से पूछनी चाहिए। अब यहाँ तो आप हैं। मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरी एक जवाबदेही थी इन लोगों के प्रति। मेरे लिए बड़ा आसान था, सच पूछिए तो बड़ा आसान था मेरे लिए, और बहुत बार ऐसा फिल्मों में हुआ है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब फिल्म के संवादों पे एतराज हुआ, और एकदम एतराज करने लायक संवाद थे, आपत्ति करने लायक थे,
मुझे भी समझने में देर लगी। तो जब संवादों पे आपत्ति हुई तो 16 जून को पिक्चर रिलीज हुई है और 17 जून तक हमें फीडबैक आ गया कि कुछ 4-5 डायलॉग हैं जिनसे लोग बहुत नाराज हैं। तो उस पर 2 तरीके थे कि एक तो यार लोग समझते नहीं हैं कुछ, हमने इतना अच्छा लिखा है, नया टेक दे रहे हैं रामायण पे, लोग समझ नहीं रहे। एक ये अप्रोच था। और दूसरा अप्रोच था अगर लोग नाराज हैं तो हमसे गलती हुई होगी, पलट के देखो कहां चूक हो गई। मैंने दूसरा अप्रोच लिया। 18 तारीख, आज आप जाएंगे आपको सारे चैनल्स पे मिल जाएगा, 18 तारीख को मैंने ट्वीट करके ये घोषणा की कि वो 4 संवाद जो आपको खराब लगे हैं वो बदले जाएंगे। और ये बदलने के पीछे का लॉजिस्टिक एक बार आप समझ लीजिए। 10,000 थिएटर्स में फिल्म रिलीज हुई थी। मेरे बड़े भाई प्रोड्यूसर नितिन मिश्रा जी बैठे हैं, जानते हैं उसका मैथमेटिक्स क्या है। 10,000 थिएटर में फिल्म रिलीज होती है, 10,000 प्रिंट्स बदलना रातों रात, ये करोड़ों का खेल है, करोड़ों का। मैं बहुत बहुत आभारी हूं मेरे प्रोड्यूसर श्री भूषण कुमार का, जिन्होंने मेरी ये बात मानी। और ओम राउत, उन्होंने भी बोला कि हां अगर आपको लगता है तो बदलना चाहिए। इसके पहले ऐतराज तो बहुत चीजों पे हुआ था, आपको मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जब वो बाइकॉट बॉलीवुड चलता था हैशटैग, 50 चीजों पे हमें ऐतराज हुआ है। क्या बदला? कभी कुछ नहीं बदला। सिनेमा इस जिद पे रहता है कि जो हमने कर दिया वो कर दिया। आपका लड़का, आपका बेटा, आपका भाई मनोज मुंतशिर मुंबई में बैठा हुआ था, उसने कहा मैं बदलूंगा क्योंकि मैं अपने लोगों को नाराज नहीं कर सकता। पहली बार बदला है। डरे सहमे हुए लफ्जों में कुछ लिखा हमने, बने वो नगमे तभी जब तुम्हें पसंद हुए। हमारा कद तो कभी इतना बड़ा था ही नहीं, तुम्हारे कंधों पे बैठे तो हम बुलंद हुए। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा और आप सब लोगों से, देखिए हम लोग जब किसी का विरोध करते हैं तो बहुत सीमा के बहुत आगे चले जाते हैं और बहुत व्यक्तिगत हो जाते हैं। ये हमको नहीं करना चाहिए। और मैं इस आशा, अपेक्षा और आग्रह के साथ ये बात आपको बताना चाहता हूँ, जब ये आदिपुरुष वाला विवाद चल रहा था तो इन पर, जैसा कि आपने कहा, बहुत व्यक्तिगत हमले हुए। उसमें जो मुझे सबसे खराब लगा, और हमने फिर उसमें अपनी तरह से रिएक्ट भी किया, मतलब हमने उस पर ट्विटर पे ही हमने किया, लिखा जो हमको, जहां हम जैसे कर सकते हैं एक मर्यादित तरीके से। आपके घर जा करके जिन लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां भेंट की, जिन लोगों ने आपके माता पिता के साथ अभद्रता करने की कोशिश की, हमको कभी भी ये किसी भी चीज़ का ये अतिक्रमण अपने अधिकार का नहीं करना चाहिए। ये मतलब मुझे लगा, और मैंने उसमें ये लिखा, हमने भी थोड़ी दिन पहले, हमारी माँ भी, मुझे लगा ये तो बिल्कुल गलत बात है कि हम अपने विरोध में इतने अमर्यादित, इतने मैं तो कहूँगा असंस्कारित हो जाएं। ये हमको बचाना चाहिए। और वो एक पीड़ा है। मनोज जी ने जब आज क्षमा मांग ली तो बाकी बातें फिर खत्म हो जाती हैं, लेकिन कभी हम किसी और के साथ ऐसा न करें जो ये मनोज जी को महसूस हुआ होगा। एक बात बताइए, यहाँ बहुत सारे नौजवान और यंगस्टर्स, यूथ यहाँ बैठा होगा, पता है जो तरक्की होती है ना, कि कुछ करके दिखाऊंगा, ये जो आग होती है, ये फायर, मुझे बाकी दुनिया का नहीं पता। मैं जिस मिट्टी में पला बढ़ा हूँ, मुझे यहाँ का पता है। अपने सबकॉन्शियस को कभी तलाशिएगा आप कि आप कामयाब क्यों होना चाहते हैं। क्यों बनना है भैया बड़ा आदमी? क्यों बनना है बड़ा आदमी? बहुत सारे रीजन आएंगे, ये वजह, वो वजह। एक जो सबसे बड़ी वजह हमारे अंदर अग्नि की तरह धधकती रहती है, वो ये है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। 1.5 साल मुंबई के फुटपाथों पे भूखा सोता रहा भिखारियों के साथ। एक हफ्ते, 8-8, 10-10 दिन दाल चावल का स्वाद नहीं पता कैसा होता था। क्यों? क्योंकि एक दिन जब वापस जाऊंगा ना, तो मेरे पापा बोलेंगे मेरे बेटे ने कुछ करके दिखाया। और कृपा रही ईश्वर की, आप सबका आशीर्वाद रहा, बहुत कुछ हुआ। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छा जीवन जीते रहे, रोज खुश होते, रोज मुझे फोन करते कि आज यहाँ से लोग आए, वहाँ से लोग आए। कोई भी अमेठी में कोई पॉलिटिशियन आ रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर आ रहा है, जो भी आता वो एक बार उनसे मिलने जरूर आता। मुझे लगा यही तो चाहा था कि इनको लोग एक्नॉलेज करें। जब मम्मी ने मुझे फोन करके, पहली बार शायद 20-21 तारीख की बात होगी, और वो फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहती हैं, मैं तो कभी देखता नहीं, उन्होंने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे जहां लोगों ने मेरी माँ को गालियां दी हुई थी, और माय मदर वाज क्राइंग।
वो इनकॉन्सोलेबल थी, वो फूट फूट के रो रही थी कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा, लेकिन लोग ये सब लिख रहे हैं, मैं ऐसी तो नहीं हूं। 75 साल की मेरी माँ, जिसको पता भी नहीं कि आदि पुरुष क्या है, जिसको पता भी नहीं कि पिक्चर कैसे लिखी जाती है। 86 साल के मेरे पिताजी, पता नहीं कितने दिन उनके पास बाकी हैं। मैं उनको अब क्या सोचता था पता है, मैं बैठता अपनी पत्नी के साथ तो मैं कहता, पापा ने बहुत बढ़िया जिंदगी जी, दाल चावल नसीब नहीं था इनको, ये साइकिल लेने के लिए 2-2, 3-3 साल पैसे जोड़ते थे, आज ये हर साल गाड़ियां बदलते हैं और जो गाड़ी चाहते हैं लेके आते हैं। मैंने अपने पापा को एक अच्छी जिंदगी दी, मेरा सब छिन गया उस दिन, सब छिन गया उस दिन कि मैं तो उनको आखिरी गुड बाय कहने की तैयारी कर रहा था। 86 साल हो चुके हैं, 86, कुछ भरोसा नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि भैया बहुत टाइम बचा है, तो टाइम बचा नहीं है आपके पास। जो आपका कैलेंडर है वो आपके माँ बाप का कैलेंडर नहीं है। आपके कैलेंडर पे बड़े दिन महीने साल बाकी होंगे, उनके कैलेंडर पे इतनी तेज जिंदगी गुजर रही है, जितना वक्त मिल पाए शायद गुजार लो। मैं बस ये चाह रहा था कि किसी तरह ये हंसते मुस्कुराते सर उठा के चले जाएं। मेरा वो गुरूर कुछ लोगों ने छीन लिया। मुझे बस उनसे शिकायत है जिन्होंने शब्द की मर्यादा तोड़ दी, वाणी की मर्यादा तोड़ दी, भगवान राम के लिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। गलत किया आपने। मुझे कुछ भी कहने का अधिकार था आपको, कुछ भी कहने का, मेरे मुंह पे तमाचा मारने का अधिकार था आपको। मेरे पिताजी के लिए, मेरी माताजी के लिए एक अभद्र शब्द जिसने निकाला, बस उतना सा मेरे मन में दाग है, मैं उनको क्षमा नहीं करूंगा। और देखिए, एक दिन आशुतोष जी भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, कोई आया, भगवान बुद्ध की ओर देखा, उसने आगे बढ़ा और उन पे थूक के चला गया। भगवान बुद्ध ने वो थूक साफ किया और उससे पूछा, कुछ और कहना है आपको? आनंद जो उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा, कुछ और कहना है? इसने तो कुछ कहा भी नहीं। भगवान ने कहा, इसने कहा, इसकी भाषा असमर्थ थी, इसलिए शब्द नहीं ढूंढ पाया, तो थूक के चला गया। मैं बस ये उम्मीद करता हूं कि ये खांटी मिट्टी अवध की, ये मेरे भारतवर्ष की मिट्टी, यहां किसी की भाषा इतनी असमर्थ ना हो कि आपको गालियां देनी पड़े किसी की मां को। इतनी असमर्थ भाषा आप अपनी मत रखिएगा। और किसके लिए? मैं दिन रात, ये पूरी किताब लिखी है मैंने, मां, मातृभूमि, मोहब्बत, एक एक कविता आपकी माताओं को समर्पित है। जब इंडियन आइडल पे मैं आता हूं और बोलता हूं आपकी मां के लिए, मैं गर्व से, मेरा सीना फूल जाता है कि एयरपोर्ट पे देश भर की माताएं आके मुझे गले लगाती हैं, मुझे आशीर्वाद देती हैं। ये कमाया है मैंने किसी की मां के लिए, मेरी ही नहीं। कभी कोई अपशब्द प्रयोग ना करें, वो इतनी महान है, इतनी पवित्र है कि मेरी और आपकी औकात नहीं है उसकी पवित्रता को समझने की। बिल्कुल, बेशक। मैं तो ये मानता हूँ कि माँ से सुंदर ना कोई शब्द बना है, ना कोई भाव बना है। जो शब्द, जो माँ है, वो तो फिर आपकी ये किताब है, मैं इसमें पढ़ रहा था, इसकी भूमिका जो मेरी नस नस में है। मैं चाहता हूँ कि वो भूमिका बहुत शानदार है, मैं आपको बता दूँ, बहुत दिल उड़ेल दिया है इन्होंने। मैं केवल चाहता हूँ, एक मेरा आग्रह है मनोज जी से, जहाँ से वो चाहें उस भूमिका में से एक पैरा केवल हमको पढ़ के, जहाँ से उन्हें ठीक लगे। इन्होंने बहुत दिल से लिखा है उसको जी। आज अगर आपके हाथों में मेरी ये किताब है तो इसके दो बुनियादी कारण हो सकते हैं। आपने मुझे कहीं बोलते हुए सुना है, पसंद किया है, या फिर आप मेरी रचनाओं से ज़्यादा मेरी कहानी में रुचि रखते हैं, मेरे अंदर खुद को तलाशते हैं। ये सच है कि मेरी परतें ज़रा सी हटा दी जाएं तो आज के मनोज मुंतशिर को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ एक लड़का मिलेगा गौरीगंज अमेठी की सड़कों पर भटकता हुआ, इलाहाबाद के पैलेस थिएटर में उधार के पैसों से टिकट खरीद कर फिल्म देखता हुआ, प्रतापगढ़ के रेलवे प्लेटफॉर्म पर तौलिया बिछाकर ट्रेन का इंतजार करता हुआ, कटरा के मोहन होटल में दाल फ्राई खाने के लिए हफ्तों तक गुल्लक में सिक्के जोड़ता हुआ, अपने पुश्तैनी गांव में किसानों से बिरहा सुनता हुआ, लखनऊ के ऑटो वालों से किराया कम करने की बहस करता हुआ, पार्ले जी बिस्किट को दुनिया की सबसे बड़ी डेलिकेसी बताने की जिद पे अड़ा हुआ, और चाय को अमृत की तुलना में थोड़ा बेहतर साबित करने के लिए तर्क पे तर्क और कुतर्क देता हुआ एक लड़का। इन्होंने पढ़ा नहीं है। मैं एक बात और बताता हूँ, हम सबके सीखने की है। इनके पास गाड़ियाँ वाड़ियाँ जब हो गई, पैसा आया ऊपर वाले की, भगवान राम की कृपा हुई, तो एक इन्होंने मर्सिडीज खरीदनी चाहिए। बता दूँ मैं? इसमें है, मैं बता देता हूँ। तो मर्सिडीज खरीदनी चाहिए, आगे की लाइन है इनकी पत्नी की,
उन्होंने कहा तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन क्या मर्सिडीज में चलने लायक तुम्हारा व्यक्तित्व वही बन पाया है? मेरी आप पत्नी इस बात नीलम, को सीखिए। इनकी पत्नी का नाम नीलम है। ये वो बात है कि पैसे से आप बाकी चीजें खरीद सकते हो, उसके लायक अपने को बनाओ। ये एक जो बात है इन्होंने इसमें लिखी जो मुझे बहुत पसंद आई, बड़ी रास आई। सिर्फ एक बात उस दिन नीलम ने, हम वॉक कर रहे थे और मैंने कहा नीलम, 2012 की बात है मेरे ख्याल से, मैंने कहा नीलम मर्सिडीज ले आते हैं। नीलम एक लंबे वॉक पे थोड़ी खामोशी के बाद मुझसे कहती हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम जो यश कमाने आए थे, जो प्रसिद्धि कमाने आए थे, जो नाम कमाने आए थे, तुमने वो कमा लिया? मैंने कहा तब तक मैं फिल्मों में लिखना मेरा शुरू नहीं हुआ था। मैं टेलीविज़न लिखता था, लेकिन टेलीविज़न में काफ़ी अच्छा लिखता था, दिन रात लिखता था, तो ठीक ठीक सी आर्थिक स्थिति हो गई थी। 3-4 घर भी खरीद लिए थे मुंबई में, ये उन दिनों की बात है। ये एक बात कि क्या मर्सिडीज खरीदने लायक तुम्हारा व्यक्तित्व हुआ है? क्या तुम्हें मर्सिडीज शोभा देगी? एक ताली तो इनकी पत्नी के नाम बजनी चाहिए। मैं एक अंधेरे कमरे में बैठ के चाय की एक प्याली पे उसके साथ लंबी बात कर सकता हूँ, तो मतलब उसने मुझे बांध के रखा है, रोक के रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप से ये ज़मीन छूट जाए और फिर आपके पास कुछ बचे ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। अभी हम आएंगे। एक चीज़ मैं आपसे और एक बार ये सुनने सुनाने का सिलसिला है, आपके मुंह से लोग सुनना चाहेंगे, थोड़ा सा वो सुना दीजिए, फिर अब हम जरा माइक इधर दीजिएगा। क्या सुनना चाहते हैं आप? तेरी मिट्टी। मैं आगे आ जाऊं, मैं चला जाऊं? अरे आप जहां चाहिए घूमिए। देखिए, 2 चीजें, माँ पे पंक्तियां, अच्छा माँ पे पंक्तियां मैं सुनाऊंगा तो पूरा दिन और पूरी रात निकल जाएगी। एक जरा सा हैक बताता हूं आपको मैं लाइफ में। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि हम में वो पहले वाली बात नहीं रह गई। मेरी उम्र में बहुत होता है, मैं 48 साल का हो चुका हूं, और कई बार ऐसा लगता है कि चेहरे पे झुर्रियां हैं, वो नूर नहीं रह गया, वो ताजगी नहीं रह गई, वो विगर नहीं रह। अच्छा चलिए मान लीजिए कभी अगर ऐसा लगे तो एक बार ना, जब भी आपका आत्मविश्वास डगमगाए, जब भी आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाए, सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा, अपने आप को अपनी मां की आंखों से देखिएगा। कोई ग्रीक गॉड, इंद्रलोक का कोई देवता सुंदरता में आपकी बराबरी नहीं कर सकता। ये सब आईने झूठे हैं, ये सब शीशे फरेबी हैं, ये सब जो मुझे बूढ़ा बताते हैं, ये सब आईने झूठे हैं, ये सब शीशे फरेबी हैं। ये क्या जाने मैं 2 बुझती हुई आंखों का सूरज हूं, चमकते चांद तारों को भी वो फीका बता देगी। मेरी मां से कभी पूछो मैं कितना खूबसूरत हूं। जाने के पहले आखिरी के 2 मिनट में एक ताकीद, क्योंकि मेरा धर्म है। मैंने अपनी जिंदगी में जो 20-22 साल, 25 साल तकरीबन होने को आ गए सिनेमा में जो गुजारे हैं, अवध से जाके, अमेठी से जाके, मैं आजकल देखता हूं बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि कुछ कोई वहां पूछता नहीं हमको, मुंबई में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वहां अपनी जगह बनाना। भैया हमने सुना है बड़ा नेपोटिज्म चलता है वहां, ऐसी बातें लोग मुझसे करते हैं। मुझे ऐसे ही एक मंच की तलाश थी कि मैं जवाब दे पाऊं उन सब बच्चों को और वो बात बता पाऊं जो मैं कहना चाहता हूं। कोई नेपोटिज्म दुनिया का, किसी के बाप दादा की जागीरदारी, सूबेदारी आपकी धमनियों में बहते हुए रक्त को झुठला नहीं सकती। आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। सुनो, बड़के शहर और बड़के नाम वालों, अपने बड़प्पन का झुंझुना कहीं और जाके बजाओ। हमारे तेवर से टकरा गया तो टूट जाएगा। हम बकैती पे आ गए ना बाबू, तो बड़े बड़ों का पसीना छूट जाएगा। हम जानते हैं तुम पावर में हो, तुम्हारे खरीदे हुए जौहरी हमको हीरा नहीं पत्थर कहेंगे, हम फिर भी चमक के रहेंगे। चालू डब्बे में चल के बंबई आएंगे और तुम्हारे हवाई जहाज से डबल ऊंचा उड़ के दिखाएंगे। तुम्हारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में ताकत। दोनों का अंतर समझ लो।
पावर वो कुर्सी है जो किसी की सगी नहीं हुई, चाहे कोई जिए या मरे। और ताकत वो बचपन का यार जो यारी में गर्दन कटा दे और उफ तक ना करे। तुम भी यार कमाल करते हो, शेर के बच्चे को चाबुक दिखाते हो, हमको सरनेम से डराते हो। जब छोटे लाल मास्टर डा से डर पढ़ा रहे थे, हम पेड़ की पुलगी पे चढ़ के आ से अमरूद खा रहे थे। उस क्लास में नहीं बैठे जहां डर का डिक्टेशन बोला गया, वो पानी नहीं पिया जिसमें छोटे बड़े का जहर घोला गया, और बाप के कंधे पे बंदूक रख के तो हमने चिड़िया तक नहीं मारी। बहुत सुन लिया तुमसे, हमारा बाप ये, हमारा बाप वो। आज हम तुमको अपना शजरा दिखाएंगे। गिनो, आज हम अपने बाप दादा परदादा सबका नाम गिनवाएंगे। पहले दद्दा का नाम नोट करो। रणबीर चौकड़ी चेतक वाले बौरा गए तो जिले इलाही का खून ठंडा कर दिए। घास की रोटी खा के मुगलिया सल्तनत को डंडा कर दिए। तुम्हारे नाम का कलमा नहीं पढ़ेंगे, तुमको परवरदिगार नहीं मानेंगे। तुम वंशवाद की जमीन खोद के हमें गाड़ दोगे तो हम बगावत का बीज बन के फूटेंगे, पर तुमसे हार नहीं मानेंगे। बहुत आभार, थैंक यू। Hello sir, good evening. I am Dipayan and I am from Kolkata. Sir, I have written something for you. May I? Okay sir, go a second. तेरी गलियां से शुरू हुई वो कहानी जो हर एक दिल को छुआ, कौन तुझे प्यार करेगा लिख के ढेर सारा प्यार कमाया, ऐसा केसरी रंग लहराया कि पूरी दुनिया तुम्हारी कदमों में आया। सर, नाउ आई एम कमिंग टू माय क्वेश्चन। सर, आप तेरी मिट्टी जो केसरी का जो सॉन्ग है, जो 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, बल्कि उनके पास 196 मिलियन व्यूज थे यूट्यूब में, आपने बताया था कि यू वोंट अटेंड एनी फिल्म फेयर अवार्ड। इज दैट ट्रू सर? अरे तो यार एक बात बताओ, जबान, हम लखनऊ वालों के पास जबान के सिवा है क्या? अपने करियर के पीक पे जब हर दिन अवार्ड जीत रहा था मैं, लगभग हर साल ऐसे लाइन लगी रहती थी मेरे घर में, बर्तन कम है अवार्ड ज्यादा, जाके कभी चेक कर लेना। एक बार बोल दिया ना कि आज से नहीं लूंगा, 2019 की बात है शायद, 20, हाँ फिल्म 19 की थी, 2020 से 2023 एक भी अवार्ड नहीं लिया और जिंदगी भर नहीं लूंगा। ठीक भैया, और दीजिए। भैया सवाल जवाब हो गए सब, तेरी मिट्टी सुना दीजिए। तेरी मिट्टी, एक तो अगर आप में से किसी को उम्मीद है कि मैं गा के सुनाऊंगा तो बहुत आपको नाउम्मीद करूं। मैं अपनी जान बचाने के लिए भी गा नहीं सकता, लेकिन तेरी मिट्टी एक भावना है, और तेरी मिट्टी मेरा गीत नहीं है। मेरा गीत रहा होगा कभी, अब मुझसे ज़्यादा आपका है, और अगर आप आदेश दे रहे हैं तो मैं तेरी मिट्टी सुनाने के पहले उसके एक छोटी सी मैं आपको भूमिका बता दूं कि कुछ गीत जो होते हैं, 750 गाने लिखे हैं मैंने बाय द वे। 70 फिल्में, 750 गाने। और मुझे जब भी आप मेरी तारीफ करेंगे ना कि मनोज जी वो गाना आपने बड़ा अच्छा लिखा, मैं सबकी तारीफ ले लूंगा, लेकिन जब आप मुझे कहेंगे कि तुमने तेरी मिट्टी अच्छा लिखा, तो मैं विनम्रता से धरती में गड़ जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं लिख सकता। मेरी हैसियत नहीं है, मेरी प्रतिभा उतनी ज्यादा नहीं है। होती तो मैंने 10 तेरी मिट्टी लिख लिया होता, एक ही क्यों लिखा? क्योंकि किसी ने हाथ पकड़ के लिखवा दिया था। और उसके पीछे वजह यह थी कि मैंने कुछ कहानियां सुनी थी। मैंने कहानियां सुनी थी कारगिल के दिनों की, कि जब हमारा एक फौजी जंग के लिए जा रहा होता है चोटी नंबर 5124 पे, ये जो चोटियां थी जिनको आजाद कराने की जिम्मेदारी हमारे बेटों को दी गई, 20 से 22-23 साल के लड़के थे जिन्होंने कारगिल जीत के हमें दिया है। तो जब उनको भेजा जाता है तो उनकी एक किट होती है। वो किट जब वो देखते हैं पहाड़ पर जाने के पहले, तो उसमें 6x6 इंचेस की एक जगह खाली होती है। उनको मशवरा दिया जाता है कि देखो इसमें एक पानी की बोतल टिका लो, ऐसी ग्लेशियर से टपकता हुआ पानी पी के जी नहीं पाओगे, जान चली जाएगी। एक बोतल पानी तुम्हारी जान बचा सकता है, टिका लो इसमें। वो एक बार पानी की बोतल की तरफ देखता है, और दूसरा बगल में 20 गोलियों की मैगजीन रखी होती है, सोचता है इसी 6x6 में तो ये 20 गोली की मैगजीन भी फिट हो जाएगी। वो कहता है देखो भैया, ठीक है ग्लेशियर से पानी पी के हो सकता है ना जिए, हमारी जान चली जाए अकेले की, लेकिन ये 20 गोली रख ली ना तो भारत मां के 20 दुश्मन मार गिराऊंगा। ऐसे बेटे
जिनके कैलकुलेशन में जिंदगी हार जाती है, बलिदान जीत जाता है, ऐसे बेटों के लिए जब कुछ लिखने का मौका मिला, भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। कैप्टन मनोज पांडे के शहर में बैठा हुआ हूं मैं, चौराहे पे बैठा हुआ हूं। छोड़ना नहीं अंतिम शब्द थे उनके। भले कच्ची उम्र, और ये क्यों होता है, बलिदान देते क्यों हैं हम? मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मैंने हमेशा कहा, क्योंकि आपको घर लौट के आना होता है। आपको पता है कुछ लोग, आपके गांव वाले, आपके घर वाले आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें हारा हुआ सिपाही नहीं चाहिए। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी ना बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। तो जब उन बेटों के लिए मुझे कहा जाता है कुछ लिखो, तो ऑटोमेटिकली ईश्वर मेरी लेखनी में वो शब्द देता है कि सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका। कुछ ना कुछ तो सबसे छूटा है। सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। When a soldier is bleeding to death, क्या सोचता होगा वो जब चेतना शून्य हो रही है, आखिरी के कुछ लम्हे बचे हुए हैं, पता चल चुका है कि प्राण पखेरु छोड़ के जाने वाले हैं। क्या सोचता होगा? क्या पछतावा होता होगा कि फौज की नौकरी क्यों कर ली, कुछ और कर लेते? ये पछतावा नहीं होता, लेकिन हाँ याद तो आती है वो लोग जो पीछे छूट रहे हैं। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत अच्छा। और देखिए एक ये बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि दिल को खोल देने वाला एक सेशन था। मनोज जी से बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा लोगों ने सुना। आप लोग इतने रिस्पॉन्सिव हुए। नहीं, अब इसको हम बंद करेंगे, अगला सत्र है। बहरहाल मनोज जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बहुत खूबसूरत सत्र के लिए आपको बहुत आभार। इतना जीवंत सेशन था, मुझे एक मिनट के लिए भी नहीं लगा कि मैं किसी मात्र पत्रकार से बात कर रहा हूं। मुझे लगा कि ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जिसके पास आत्मा भी है, दिल भी है, प्यार भी है, और वो मेरा पक्ष भी समझता है।